बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। बेसिकली जिंदगी की तरफ एक नया सफर आप लोगों का। पीआरसी आप सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ में ये आप लोगों का पहला सब्जेक्ट, और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कैफ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उनका रिजल्ट अगर कंपाइल करके हम लोग देखते हैं ना, तो आखिर वन का रिजल्ट सबसे कम पे है। मतलब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट कम आने के लिए टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते या बच्चा अच्छा पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि बच्चा उसी माइंडसेट के साथ होता है जैसे पीआरसी के अंदर था, और वो समझता है कि शायद अगर उसने इंट्रो टू अकाउंटिंग पास कर लिया है तो एफआर वन पास करना उसके लिए मसला नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट डे से ही आप लोगों ने अपने माइंड को इस हवाले से क्लियर कर लेना है कि इंट्रो टू अकाउंटिंग और एफआर वन के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को पहले से आगाह कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, तब जाके कामयाबी मिलेगी। जो चीज इससे पहले आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर किया करते थे, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। वहां पर जब इंट्रो टू अकाउंटिंग में थे 4 to 5 लाइंस का एक क्वेश्चन हुआ करता था। यहाँ पर 1 पेज प्लस पर आप लोगों का एक एक क्वेश्चन हो। वहां पर आप लोग एमसीक्यूज को फिर भी सॉल्व कर लेते थे, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों ने शो करना है। वहां आप लोग अपनी वर्किंग शो ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर उन वर्किंग के भी आप लोगों को मार्क्स मिलने हैं। फिर उस वर्किंग के ऊपर आप लोगों ने एक प्रॉपर मेथड के जरिए चलना है कि आप लोग अगर कोई भी पेपर सॉल्व करने बैठे हैं तो उस पेपर का सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करना है। ये भी हमारे पास टेक्निक्स होंगी कि हमने किसी भी अपने पेपर के सोल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करना है। तमाम चीजें समझ आ जाएंगी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे। इसके लिए इंशाल्लाह हमारा ये जो कोर्स है 100 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, और हर लेक्चर 1.5 आवर्स का। इन टोटल 100 आवर्स में 100 लेक्चर्स में 150 आवर्स में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चीज जिस तरह से मैं आपको लेकर चलूं, आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही चलना है और अपना एतमाद मुझ पे शो करना है, तो आपको कामयाब करवा पेपर पास करना मसला नहीं होगा। डेली बेसिस पर आओ। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तूफान है, आप बीमार हैं, कोई मर गया है, किसी की शादी है, अगर एफआर वन की क्लास है तो आप क्लास में आओ, बाकी चीजों को बाद में देख लेंगे। ऑलराइट। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी हासिल करने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और नाकाम होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही आपके कदम चूमेगी और उसके लिए आप लोग दौड़ रहे हो। आप लोग देखो कि यहाँ पर अगर आप लोग बैठे हो ना, आज से ही ये माइंडसेट बना लो कि एफआर वन के अंदर आपकी पहली और आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में आप एफआर टू पढ़ देंगे, और ये आज से ये नियत करके बैठो। ये मत सोचो कि आप लोग चॉइस पर हो, पास हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो अगली अटेम्प्ट में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आज से ही बता दो कि भाई आपका जीना और मरना है, आर वन की आखिरी अटेम्प्ट है। आप पहली ना सोचो, आप सोचो कि आर वन की है ही आखिरी अटेम्प्ट, और मैंने इसमें इधर इसको क्वालिफाई करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट वैसे हमेशा आइडियल अटेम्प्ट होती है किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए। एक तो यह है कि वो तमाम चीजें आपके लिए न्यू हैं, आपका मोटिवेशन लेवल जरा हाई होता है, चीजें अच्छे से समझ आ रही होती हैं। अगर आप लोग सिर्फ डेली का काम डेली बेसिस पे करें ना, जितना हम पढ़ा रहे होते हैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हमें पता है कि बच्चे के ऊपर कितना बर्डन डालना है। जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ हमारे साथ साथ चलें तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो अकाउंटिंग आना मस्ट है। तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों ने जस्ट इंट्रो टू अकाउंटिंग किया, अब आप लोगों ने उन तमाम अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या कहते हैं, कि हम लोगों ने अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो बेसिकली जहां पर कोई तुक्के नहीं चलने वाले। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, कि इसका फॉर्मेट पहले से डिफाइंड है, आपको पहले से बता दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन हो तो आपने इस तरह से जाके डील करना है। मतलब कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। जो चीज जैसे डिफाइन की गई है, जो चीज जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आपके लिए ये चीज ज्यादा इजी है कि आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है।
जैसा हम आपसे कहें आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर देना है। तो ये चीजें आपके लिए आसान हो सकती हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं, FER1 विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं। मतलब आप मेरे लेक्चर सुनो, लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की तो आप लोग नाकामी की तरफ जाओगे। खुद से जाके प्रैक्टिस करोगे तो ही कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयार होगा और उसमें आप लोग एक्सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपने सिलेबस की, जो कंटेंट दिए गए हैं हमें, उसमें इन टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। अच्छा, वन बाय वन मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं है इन चीजों का। लेकिन यहाँ पर हर स्टैंडर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर स्टैंडर्ड से रेलिवेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है। आई कैप के माइंडसेट को आज तक कोई भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, इवन कि हम टीचर्स भी। जो चीज हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो रही होती है। हर अटेम्प्ट में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल न्यू तरीके से हो रही होती है, उससे पहले वो कभी भी नहीं होती। तो आप लोगों ने फॉलो नहीं करना इस तरह से कि पास्ट पेपर्स का किस तरह से पैटर्न चला आ रहा है, आप लोगों ने इस तरफ नहीं जाना। आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और हर चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हर चैप्टर में से 15 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, हर चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो किसी की बातों में इस तरह से ना आइएगा कि आप किसी किस्म की कोई सिलेक्टिव स्टडी करें। जब भी आप सिलेक्टिव स्टडी पे जाएंगे आपके लिए फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास पूरा सेशन है, हमें सिलेक्टिव स्टडी पे जाना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 होगा ना, चैप्टर नंबर 13 भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर इवन के आधे आधे नंबर की जंग लड़नी है, तब जाके आप लोग कामयाब होंगे। सिर्फ 50 मार्क्स लेना कैफ के अंदर इतना इजी टास्क नहीं है जितना आप लोगों के लिए PRC में था, और ये बात सच है। इससे पहले कि ये बात आपको 6 माह बाद पता चले, इसको अभी से ही समझ लें ताकि आपके 6 मंथ्स सिक्योर हो सके और आप अपने इस टाइम को इन्वेस्ट करो, ना कि ये टाइम आप लोगों का वेस्ट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को इन्वेस्ट करने जा रहे हो या इस टाइम को वेस्ट करने जा रहे हो। चॉइस इज योर्स। मेहनत करोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, आपने 3 उठाए, आपके दोस्त ने 4 उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का अपना माइंडसेट है। आप 2 उठा के दोनों पास कर लो, आप सक्सेसफुल हो। आप 3 उठा के तीनों पास कर रही हैं, आप सक्सेसफुल हैं। यहां पर आपकी दौड़ किसी और के साथ नहीं है, आपका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है। आपने अपना मुकाबला अपने साथ करना है। कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया ना कि आप 3 सब्जेक्ट्स उठाने जा रहे हैं, बस फिर लास्ट डे तक आपके 3 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे और वो तीनों ही आपके पास होने का। तीनों को आप लोग बेहतरीन तरीके से टाइम यूटिलाइज करें उनके ऊपर। घर में जाके तीनों ही पढ़ने की जरूरत है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 4 4 सब्जेक्ट उठा लिए, बहुत अच्छी बात है, उठाओ। लेकिन आप पुख्ता इरादा करके चलो कि आप चारों आपने कर, और आप कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, स्टडी की तरफ ज्यादा फोकस करो। मैंने ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल छोड़ दो सोशल मीडिया को, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो डेली का काम डेली कर लिया ना आप लोगों ने, आप लोग कामयाब हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इतना ही करना है, चाहे वो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजनेस लॉ है, टैक्सेशन है, कुछ भी है, बस डेली का काम डेली करो। टीचर ने कोई असाइनमेंट दी है, जरूर करते हो। टीचर को ये ना बताओ कि आपके नानी की डेथ हो गई थी, आपके नाना की डेथ हो गई थी, इसकी शादी थी, उसकी शादी थी, आप बीमार हो गए थे। टीचर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। कोई भी टीचर है ना आप लोगों का, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका काम था आपको होम असाइनमेंट देना, आपकी होम असाइनमेंट चेक करना, उसने की चेक की, आपने नहीं की हुई थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। आगे नुकसान आप लोगों को, आप नहीं पढ़ कर आए, आपका नुकसान है। और आप अपना नुकसान नहीं करोगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। जहां पर जिस लेवल पे आप बैठे हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम लोग आपको होम असाइनमेंट दें, ये जरूरी नहीं है। इवन कि मैं दूंगा होम असाइनमेंट, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट या टीचर मौजूद है जो आपको होम असाइनमेंट नहीं बता रहा, तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो आज उसने पढ़ाया है वो होम असाइनमेंट है, क्या आप लोगों ने पढ़ के जाना है। और फिर ना सिर्फ आप लोगों ने आज का लेक्चर देखना है, बल्कि अपनी ये रूटीन का हिस्सा बना लीजिएगा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी साथ साथ देखने हैं। ऐसा ना हो कि आप पीछे वाले तमाम लेक्चर्स भूल चुके हों, ऐसा ना हो।
प्रीवियस लेक्चर को देखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। सपोज आज का लेक्चर देखने में आपको 1 घंटा लग गया, तो कल का लेक्चर रिवाइज करने में आज आपको 1 घंटा नहीं लगने वाला, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, लेकिन आपने देखना जरूर है। वो चीजें आपकी नजरों से जरूर गुजरें, तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी और एग्जाम तक नहीं भूलने वाली। टेस्टिंग सिस्टम इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे, पीआरसी से भी ज्यादा अच्छा टेस्टिंग सिस्टम कैफ में होगा। और ये इसलिए जरूरी है कि आपकी सक्सेस को इंश्योर करना है, इसलिए टेस्टिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। वीकली बेसिस पे 1 डे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बल्कि वो डे ट्यूसडे का डे है। हर वीक ट्यूसडे आप लोगों का टेस्ट हुआ, और ये अब अंडरस्टूड है। मुझे कोई ये ना कहे आपके किसी और सब्जेक्ट के कोई टेस्ट है, तो उस टीचर को मना कर दो कि हमारा FR1 का टेस्ट। ऑल राइट। और उसके अलावा प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग यहाँ पे बेशुमार क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर में जब बैठकर अकेले में कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन देख, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस तरीके से चले गए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और मैरिट सर्टिफिकेट्स भी आप में से ही लोगों के आते हैं, तो आप लोगों ने कभी भी पास होने के लिए FR1 नहीं पढ़ी। आप में से हर किसी का मैरिट सर्टिफिकेट आ सकता है, आप में से हर कोई जाकर टॉप कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ बात है कंसिस्टेंसी कि अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहे और मेरे साथ साथ चलते रहे, आप टॉप कर जाओ। आप होम असाइनमेंट अच्छे से करो और माइंड में सेट कर लो कि इस मरतबा ना सिर्फ आपने FR1 को पास करना है, बल्कि आपने पाकिस्तान में टॉप करना है, अपना नाम पैदा करना। और ये आपके पास एक मौका है कि आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए ना सिर्फ आपको FR1 में मेहनत करनी है, बल्कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करनी है। अदरवाइज अगर आपका कोई भी और सब्जेक्ट फेल हो गया या उसमें पासिंग मार्क्स 70% से कम रहे, तब भी मैरिट सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। तो इसका क्राइटेरिया में एक तो आपको टॉप करना चाहिए मैरिट सर्टिफिकेट के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आप मैरिट सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं। दूसरा, इसके साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हों वो ना सिर्फ सारे पास हों, बल्कि उनमें 70% से अबाउ मार्क्स होने चाहिए, तब जाके मैरिट सर्टिफिकेट आ सकता है। हर अटेम्प्ट में आता है बच्चों का, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? तो आप लोग अपने आप को खुद से पहचानो। जब आप इस हद तक जाके मेहनत करोगे ना, तो आप देखिए मैरिट सर्टिफिकेट आ गया तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ना आया, पेपर तो पास हो गए हैं ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर देख लेते हैं, FR2 में मेहनत कर लेंगे, वहां पे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो कभी ना कभी तो अल्लाह ताला आजमा ही देंगे, कभी ना कभी अल्लाह ताला आप लोगों को नवाज देंगे इस चीज से। तो अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखिएगा और मेहनत पहले दिन से करनी है आपको, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। अब यहाँ पर बुक के सीक्वेंस के मुताबिक हम नहीं चलने वाले। अगर हम बुक के सीक्वेंस के मुताबिक चलें तो आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे अंदाज से चलेंगे, हम कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो उन चीजों के अंदर। आज अगर आप लोग लेक्चर में मौजूद हो तो कल ऑटोमेटिकली आपका दिल करे कि FR1 की क्लास में टाइम से पहुंचना है। आपका दिल कब करेगा? जब आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही, जब आपको पता होगा कि मेरा टीचर मेरे साथ साथ है और मैं टीचर के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने कामयाब भी हो जाना है। हमारा जो स्टार्ट होता है ना FR1 के अंदर, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, चैप्टर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट लिया करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 16। इससे स्टार्ट लेने की रीजन क्या है? इसे स्टार्ट लेने की रीजन ये है कि ये वो एक वाहिद स्टैंडर्ड है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। और PRC के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन के नेम से पढ़कर आए थे। बेसिकली वो सारा चैप्टर हमारे IAS 16 का इंट्रोडक्शन है। मतलब वो जितना आप लोगों ने यहाँ वहां पे पढ़ा था, वो सारे का सारा कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है और फिर इससे आगे स्टैंडर्ड को कंटिन्यू किया गया है। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसका हाफ पार्ट तकरीबन आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, जिसके अकाउंट्स वगैरह के बारे में आपके पास पहले से नॉलेज मौजूद है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग इजीली कर भी सकते हो। और सबसे अच्छी बात, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की है और इसका एक क्वेश्चन 18 मार्क्स तक का आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का। तो मतलब आप ये देखो कि अगर मैं आपको सिर्फ ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दूं ना, तो अप्रोक्सीमेट 18% वेटेज आप लोग कवर कर चुके हो।
तो इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया खुद ही लगा दो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मजे की बात, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर स्टैंडर्ड के साथ मिल जाता है। ये कोई भी दूसरा स्टैंडर्ड होगा ना, उसमें IS 16 अपना रोल प्ले करेगा, उसका हिस्सा बनेगा। तो अगर मुझे IS 16 नहीं आता ना, तो मतलब मैं बाकी किसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए बाकी कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ाने से पहले IS 16 का पढ़ना जरूरी है। हम लोग इसीलिए IS 16 को सबसे पहले देखेंगे। बुक में से तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन एक नजर आप लोग डालो अपने पेपर के ऊपर कि आई कैप, जब आप लोग सितंबर 2025 में बैठे हुए होंगे तो आपके सामने आई कैप का पेपर किस तरह से शो होगा। तो आज से ही अगर उस चीज को देख लोगे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको मेहनत करनी है और आपको यहां पर सीरियस होना है। इवन के एज अ टीचर, मैं PRC में कुछ और हूं, कैफ में आके मैं कुछ और हूं। हालांकि पर्सनैलिटी सेम है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज बदल जाता है। हमें पता है कि PRC लेवल पे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, लेकिन कैप लेवल के ऊपर हमें भी सीरियस होना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे क्लास में, खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन स्टडी के बाद, स्टडी में नो कॉम्प्रोमाइज। एंड आई होप कि आप मेरा साथ दोगे इस चीज में, और आप सब लोग यहाँ पे स्टडी के लिए बैठे हो और पास होने के लिए। तो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपने इस सब्जेक्ट को कैसे पास करना है। भाई, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, इवन के मैंने भी डराया। डरना नहीं है, ये डराना नहीं था, ये आपको जगाना था कि वो जो सोई हुई कौम है ना आपके अंदर, वो जाग जाए कि अब सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इससे पहले हुआ करती थी। अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इससे पहले क्या ये चीजें आपके हाथों से निकल जाएं, आप अभी से इन चीजों को कंट्रोल कर अपने लिए सीरियस हो जाना। मेरे लिए होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए और बहुत सी दुनिया है। आप अपने लिए सीरियस होना, अपनी स्टडी पे फोकस करना और अपना सब्जेक्ट पास करना, उसमें आपकी हेल्प मैं जरूर करूँ। और राइट, लेकिन मैं आपकी जगह पे पेपर देने नहीं जाऊंगा, वो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। लेम एक्सक्यूजेज आई कैब नहीं सुन, आई कैब नहीं सुनेगा कि आपकी नानी दादी की डेथ हो गई थी। आई कैब नहीं सुनेगा कि आपके रिश्तेदारों में शादी आ गई थी। आई कैब नहीं सुनेगा कि एक हफ्ते के लिए आपकी फुफ्फो आपके घर आ गई। उसे कोई गर्ज नहीं है। आई कैब को नहीं गर्ज कि जिस दिन पेपर था उस दिन आंधी तूफान बारिश हो गई। भाई, आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है और पेपर होगा, पेपर डिले नहीं हो सकता आप लोगों का। तो जब वहां पर पहुंचना है तो क्लास में क्यों नहीं, तो उसके लिए पहले तैयारी करके जाएंगे। अब अगर पेपर की तरफ देखें ना, तो ये है आप लोगों का बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर। और इस पेपर के ना 7 पेजेस हैं, सिर्फ एक पेपर के। ये दिखाने का मकसद ये था, एक पेपर 7 पेजेस हैं इसके। अब आप लोग अगर इस पेपर पे देखें ना, कोई चॉइसेस नहीं है जैसे बचपन में हुआ करती थी कि 9 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चन है तो 9 ही करने हैं। कोई एक नंबर की भी आपके पास चॉइस नहीं है। तो जब पेपर में चॉइस नहीं है तो आप सिलेक्टिव स्टडी पे कैसे जा सकते हो। सिलेक्टिव स्टडी पे हमेशा वो इंसान जाता है जिसके पेपर में चॉइसेस। इससे पहले आप लोग देखें, जब हम लोग मैट्रिक FSC में थे, पेपर्स में चॉइसेस हुआ करती थी, पूरे पूरे चैप्टर छोड़ के चले जाते थे, लेकिन उसके बावजूद फुल मार्क्स आते हैं, चॉइसेस मौजूद थी। जहां पर ऐसा नहीं होने। तो आप लोगों ने बहुत से, आप जैसे सीनियर्स होंगे, बड़े होंगे, एग्जाम के करीब पहुंचेंगे तो बड़े बड़े एनालिसिस आ जाएंगे। इस अटेम्प्ट में इस स्टैंडर्ड में से इतने क्वेश्चन का पूछा तो इतने मार्क्स आए, तो इस मर्तबा इतने आएंगे। किसी की बात ना सुन, उनको उनकी मेहनत करने दो। वो जैसा एनालिसिस कर रहे हैं उनको करने दो। खुदा की कसम किसी को नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है। अक्सर एनालिसिस होता है कि एक स्टैंडर्ड कोई भी, चले IS 16 कि लास्ट टाइम 18 मार्क्स का पूछा, उससे पहले 18 का पूछा, उससे पहले 18 का पूछा, इस मतलब नहीं पूछेगा। आई क्या फिर से पूछ लेता है, कहता है ये लो 18 मार्क्स का दोबारा से क्वेश्चन लो। अब ये बताओ कि जिसने आपसे कहा था कि नहीं पूछेगा उसका क्या बिगड़ा है, लेकिन आपका नुकसान हो गया है क्योंकि आपने उसके पे बिलीव किया था। फिर एक स्टैंडर्ड है जो पिछली 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा जा रहा, वो कहता है कि इस मतलब जरूर पूछेगा, आई क्या फिर से नहीं पूछता। आई कैप के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। और ये बात सच है, आप तो स्टूडेंट्स हैं ना, हम टीचर्स में से भी किसी का कंट्रोल नहीं है। हमें भी नहीं पता होता कि आपके पेपर में क्या आने वाला। तो हम लोग इसी माइंडसेट के साथ चलेंगे कि कोई भी स्टैंडर्ड है ना, उसकी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हम उसको तैयार करेंगे।
उसमें से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भी हमें तैयार होगा, उसमें से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी हमें तैयार होगा। अब यहां पर देखें, अब आप लोग जितना भी रफ वर्क वगैरह करेंगे, कोई कलरफुल पेन लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कैप ही अलाउ नहीं करता। और यहाँ पर आई कैप ने मेंशन किया हुआ है आंसर इन, तो आज से ही आप लोगों ने अगर कोई परचेजिंग करनी है पेन की तो ब्लू रेड ग्रीन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक। और वहीं से आपकी आदत हो, हेडिंग भी उसी के साथ देनी है, पेपर सॉल्व भी उसी से करना है, वर्किंग भी उसी के साथ करनी है, एक ही कलर यूज करना है। तो रफ वर्क है, होमवर्क है, कोई असाइनमेंट है, क्लास टेस्ट है, आपके पास से ब्लैक पेन होना चाहिए। आपके पेपर में हमेशा आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, ना कम ना ज्यादा, आपको 9 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। लेकिन आपके पेपर को ना 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 50% वेटेज रखता है, मतलब 50 मार्क्स, और सेक्शन बी में भी 50 मार्क्स ही है। लेकिन सेक्शन ए में इन टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन, और वो 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन ए करोगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 50 में से 50 नहीं ले सकते, आपको बहुत से न्यू एडजस्टमेंट्स आएंगी, आप 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये बात पहले से आपके माइंड को पता हो। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप मैक्सिमम 80 to 85% तक जाओगे, आप 100% पे नहीं जा सकते। या तो वो आता नहीं होगा या टाइम नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक रीजन है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप मेरे साथ अच्छे से चलोगे ना और कोई एडजस्टमेंट एग्जाम में आपको नहीं आ रही, तो समझ लेना पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं आ रही, वो सिर्फ आप अकेले नहीं हो, और फिर कोई भी नहीं कर पा रहा। ऑल राइट, यहां पर टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई आई कैब ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि भाई इनफाइनाइट टाइम है आपके पास, बैठो जब मर्जी आए पेपर दे देना, ऐसा नहीं है। आई कैब ने आपसे पहले ही कह दिया कि भाई 3 आवर्स हैं फॉर 100 मार्क्स। तो अब आप लोगों ने अपनी स्पीड वैसे ही रखनी है, इसके मुताबिक आपने फॉलो करना है कि कौन से क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना, और उससे ज्यादा टाइम ना मिले। स्टार्ट में प्रैक्टिस करते हुए ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको 25 मिनट लग जाए, स्टार्ट में कोई मसला नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप उसी स्टैंडर्ड का कोई और क्वेश्चन करने बैठे 10 मार्क्स का, तो 25 मिनट नहीं लगने चाहिए, तब वो टाइम 20 पे आ जाना चाहिए। तो जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको 15 तक लेकर आ जाएंगे, कि सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट, इवन के उससे मुश्किल क्वेश्चन हम 15 मिनट्स में सॉल्व कर रहे होंगे, और ये हमारी सक्सेस होगी उस टाइम। ऑल राइट। अच्छा अब देखिएगा, यहां पर एक रूल आपने हमेशा याद रखना है, और वो फर्स्ट डे से ही याद रखना, कि ये जो टाइम है, विद इन टाइम हम लोगों ने अपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अक्सर बच्चों को ये मसला आ जाता है कि R1 का पेपर उनसे कभी भी मुकम्मल नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स आप लोगों से ये कहेंगे कि टाइम ही नहीं था हमारे पास, पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। हर स्टूडेंट की डिफरेंट ओपिनियन होती है। आप लोग देखिए, जब आप लोग FSC करके निकलते हैं तो एक ही पेपर, कुछ स्टूडेंट कहते हैं बहुत इजी पेपर था, कुछ कहते हैं बहुत मुश्किल था, पेपर तो एक ही था। तो मतलब वो स्टूडेंट में मसला है, पेपर में मसला नहीं है। तो आप लोगों में ऐसा मसला ना हो कि आप लोग कहेंगे टाइम हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ऑफिशियल टाइम है ना, 1 मिनट के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट्स हैं आपके पास। 1 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट्स, और ये मैक्सिमम है। इट मींस दैट 1 मिनट और 48 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 48 सेकेंड, 108 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। आपने 108 को फॉलो नहीं कर, आपने चलना है 1.5 पर, 1.5 पर। 1 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1 मतलब 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है। कि अगर आपके पास एक MCQs आ रहे हैं और वो MCQs 1 नंबर का है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। और अगर इस रूल के मुताबिक चलोगे ना, आपके पास टाइम बच जाएगा, एंड में 5-10 मिनट बचते होंगे और आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर 10 मिनट का कोई क्वेश्चन है तो कितनी देर में सॉल्व करूं,
15 मिनट्स में 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 15 मिनट्स में मैं सॉल्व करूंगा। ऑफिशियल टाइम कितना है? 18। ऑफिशियल टाइम 18। आपने कितने मिनट में सॉल्व करना है? तो रिमेनिंग जो 3 मिनट्स है ना, वो बेसिकली उसकी क्लोजिंग के, उस टाइम पर बस आपने उस क्वेश्चन को अब क्लोजिंग की तरफ लेके चले जाना है और उसको कहीं ना कहीं एक साइड पर लगा दो। उसको सॉल्व करने के क्वेश्चन का सोल्यूशन रहता है छोड़ दो, मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हुआ, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग एक ही क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बैठ गए, आप कभी पेपर नहीं पास करने वाले। तो आपने अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि एक क्वेश्चन का टाइम कंप्लीट हो चुका है तो अगले क्वेश्चन का टाइम उसको नहीं देना, अदरवाइज आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा एंड पे। और वो मोस्टली सेक्शन बी में से रहता है। 18-18 नंबर का एक क्वेश्चन स्टूडेंट स्किप करके आ जाते हैं, तो फेलियर उनके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। आपने ऐसा नहीं। अब यहां पर देखें क्वेश्चन, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 6 क्वेश्चन कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है। तो FR1 के अंदर आपने थ्योरी को भी जरा अच्छे तरीके से देखना है, तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अगर कोई थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इजीली उसको मैनेज कर सकें। अब क्वेश्चन देखें, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का क्वेश्चन। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन होंगे ना, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज अंडर 10 रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का हमारे पास आ गया। सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स। अब देखें यहाँ पे किसी किस्म का कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, सारे का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर आप लोगों ने सोचना है, बच्चों के लेवल पर नहीं सोचना। आपने ऐसा सोचना है जैसे सारी कंपनी आपकी है और आप उसके CFO बन के बैठे हुए हो और आपने सारी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो अपना माइंड उस लेवल तक लेके जाना है हम लोगों ने, कि हम ऐसे क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कर सकें। फिर नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये सारा डाटा और इन टोटल 8 मार्क्स का। इसमें भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, A B C D, अक्सर ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 आया। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपके पास एक क्वेश्चन होंगे जिनके आप लोगों ने अच्छे खासे सोल्यूशन देने। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये 10 मार्क्स के MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स के MCQs, और नंबर ऑफ MCQs जो आप लोगों के पास होने हैं ना, वो 9 होने हैं। 10 मार्क्स, लेकिन नंबर ऑफ MCQs ना, एक MCQs 2 नंबर का होगा और बाकी सारे MCQs 1-1 नंबर के हैं। इनमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछता है, इनमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछता है, और किसी भी स्टैंडर्ड से पूछ सकता है। ये MCQs आपको पास भी करा सकते हैं और यही MCQs आपको फेल करा जाए। तो ये MCQs तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करोगे, अदरवाइज ये MCQs बहुत टफ टाइम दे जाएंगे। और आपने अपने MCQs खुद सॉल्व करने हैं, दाएं बाएं देख कर नहीं सॉल्व करने। आपने इस उम्मीद पर नहीं रहना कि मेरे दाएं बाएं वालों ने क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर किया हुआ है तो मैं वहां से देख के लगा दूं, ऐसा नहीं करना। आपने खुद से सॉल्व करने हैं और अपने ये 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं। आपको पता हो कि 10 आउट ऑफ 10 मैंने ले लिए, बाकी 90 में से मैंने 40 लेने और मेरा पेपर पास है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं और वो 3 क्वेश्चन इन टोटल 50 मार्क्स हैं। मतलब ऑन एवरेज 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब ये एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 16 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आ जाएगा 18 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 16 का। ये 17 17 16 के साथ भी आ सकते हैं, कुछ इस रेंज में होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ये मेरे पास 8, इसका फर्स्ट पार्ट 8, सेकंड पार्ट 8, इन टोटल 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन और पूरे एक पेज के ऊपर एक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आया, ये देखिए ये सारा डाटा मौजूद, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पेज खत्म हो गया, सेकंड पेज स्टार्ट हो चुका है, तब जाके वो 11 + 7 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास ये मौजूद है। फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 आया और क्वेश्चन नंबर 9 वंस अगेन 16 मार्क्स का आपके पास मौजूद, 50 मार्क्स ये कंप्लीट होगा। तो आप लोग देखें, आप कोई इजी काम नहीं करने जा रहे। ये पास्ट पेपर दिखाने का मकसद ये था फर्स्ट डे से सीरियस रहे, कि अगर आप लोगों को इस चीज का आइडिया ना होता ना कि आपका पेपर इतना लेंथी है, आपके क्वेश्चंस इतने हैवी हैं, तो शायद आप मेरी बातों को मजाक समझते।
और ये बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर है जो मार्च 2025 में है, उसका एक पास्ट पेपर है। हम लोग पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम लोग को स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे लिए जो स्टडी टैक्स हम लोगों ने फॉलो करनी है वो आई कैप की ही स्टडी टैक्स है। मतलब आपको इधर उधर की कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी किस्म के कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज इसके अपने अंदर बेपनाह क्वेश्चंस हैं कि ये भी खत्म होने पे नहीं आएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके अंदर खुद पास्ट पेपर्स शामिल हैं, तो इस वजह से जो न्यू पास्ट पेपर्स हैं वो नहीं है, तो वो हम लोग एडिशनली कर लिया करेंगे। लेकिन इससे पहले वाले सारे पास्ट पेपर्स इसका हिस्सा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। काफी सारी चीजें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग पीआरसी से पढ़कर आए हो, तो वही सारी चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही, कुछ भी नया नहीं है। मतलब स्टार्ट के मेरे लेक्चर्स आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं आपको पीआरसी का टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल वैसे ही हैं। एक नजर सिर्फ इनको रीड करें, ये जो थ्योरी पोर्शन लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ये रिकॉग्निशन से पहले पहले सिर्फ इसको आप लोगों ने रीड करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने इसको स्टडी किया हुआ है, लेकिन आज हम लोग ना स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस हमारे जो पीआरसी था उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर ना आपको एक एक चीज के बारे में बताएगा कि आपने इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कौन सी वैल्यू पर जाना है। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। जैसे आप लोग स्टार्ट में आप लोगों ने देखा तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड equipment are companies long-term tangible fixed assets that are vital to business operation and cannot be easily liquidated। अच्छा भाई, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये वो बातें होती है जो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इसका कोई ऐसा एमसीक्यूज भी नहीं आने वाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको ये बात जो पता नहीं है कि आपके जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो दो तरह के हैं, टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल। नॉन नहीं, इनटेंजिबल। टेंजिबल्स एंड टेंजिबल्स क्या होती हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। और इनटेंजिबल्स क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। जो आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है ना, उनको पीपीई कहते हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स उनको पीपीई कहते हैं। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को पीपीई नहीं कहा जाता, और ना ही IAS 16 उनके साथ डील करता है। तो IAS 16 डील करता है आपके जस्ट टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के साथ। और ये क्या है? ये आपके बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब इनके बगैर बिजनेस नहीं रन हो सकता। मतलब जैसा कि मैं अगर अपने इस इंस्टीट्यूट में नॉन करंट एसेट की एग्जांपल दूं, फर्नीचर मेरा नॉन करंट एसेट है, AC नॉन करंट एसेट है, डिस्प्ले इक्विपमेंट प्रोजेक्टर, मेरा लैपटॉप नॉन करंट एसेट्स हैं, वाइटल टू द बिजनेस। इनमें से कोई एक चीज भी ना होना, मैं इफेक्टिवली अपनी क्लास को कंडक्ट नहीं करवा सकता। जहां पे आप क्लास में एंटर हो फर्नीचर ही ना हो, अब पढ़ोगे चाहे अच्छे से अच्छा टीचर ही क्यों ना बैठा हो, आप लोग कहेंगे कि फर्नीचर ही नहीं है आप लोगों के पास। चेयर्स तो होनी चाहिए थी ना बैठने के लिए। आप लोग एंटर हुए, गर्मी का सीजन है और कुछ भी, फैन भी नहीं चल रहा, AC भी नहीं चल रहा। क्या आपका दिल करेगा अगले दिन क्लास में आने को? अगर आपको इन्वायरमेंट ही ठीक से ना मिले। आप लोग आए, प्रोजेक्टर खराब था, आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। देखो मसला है ना, इस अपने ये मेरा बिजनेस है, टीचिंग प्रोफेशन मेरा बिजनेस है। इसको कंडक्ट करवाने के लिए मेरे नॉन करंट एसेट बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैं अपना बिजनेस नहीं रन कर सकता। फिर देखें क्या है, कहते हैं कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। लिक्विडेशन से मुराद होता है इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। लिक्विडेशन से क्या मुराद है? इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। कहता है इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है। इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। आप लोग जाएंगे ना भाई मार्केट में, फर्नीचर सेल करने के लिए आपको टाइम लगेगा। फर्नीचर सेल करने पे, AC सेल करने जाएंगे आपको टाइम लगेगा। आप अपनी गाड़ी घर सेल करने के लिए जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लोग अपनी कोई इन्वेंट्री सेल कर रहे हो, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, इजीली सेल हो जाती है। ऑल राइट, वो लिक्विडेटेड एसेट है।
जैसे सबसे बड़ा लिक्विडेटेड एसेट खुद आपका कैश होता है, कैश, बैंक बैलेंसेस वगैरह, फिर आपके रिसीवेबल्स आते हैं, और उसके बाद आपकी इन्वेंट्री आती है जिससे आपने पैसे लेने हो, वो आपका एसेट है। एम आई राइट? करंट एसेट है लेकिन इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, आप उससे पैसे ले सकते हो, आपके पैसे हैं, गॉट इट। लेकिन नॉन करंट एसेट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, इसलिए उसने लिखा कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने टाइम जो लगाना था लगा ली, आपने नहीं लगाना अब ज्यादा टाइम। आपने क्या करना है, आपने आना है यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और टेंजिबल एसेट। अब ये वो डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने थोड़ी याद रखनी है कि आई कैप का कुछ नहीं पता, IAS 16 का एक क्वेश्चन दे और उस समय फर्स्ट पार्ट आ जाए डिफाइन पीपीई और उसके 2 मार्क्स हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई भी स्टैंडर्ड है ना, उसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स की आपसे किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट में पूछ ली जाती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। पीपीई आर टेंजिबल आइटम, साथ में दैट, अब ये चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, आर हेल्ड फॉर। अब देखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कभी भी सेल के लिए नहीं रखा जाता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सेल ही नहीं किया जाता, नहीं, मींस दैट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है हमारा इन चीजों को सेल करना। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो इनको सेल करना, तो क्या ये मेरे नॉन करंट एसेट हैं? तब तो इन्वेंट्री है ये मेरी। तो आप लोगों ने इन चीजों को क्लासिफाई भी करना है कि आपका नॉन करंट एसेट है या इन्वेंट्री। आपको पता है कि नॉन करंट एसेट के साथ तो डील करेगा IAS 16, लेकिन इन्वेंट्री के साथ IAS 2, जो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो, FR 1 का पार्ट नहीं है IAS 2। ओके, नेक्स्ट वन इज आर हेल्ड फॉर यूज। अब यूजेज किस तरह का होगा? प्रोडक्शन, मतलब अगर आप लोग मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी क्यों यूज हो रही होती है? फॉर प्रोडक्शन। और सप्लाई ऑफ गुड्स, अब जो आपने प्रोडक्शन की, क्या उसको सप्लाई नहीं करोगे अपने कस्टमर्स तक या अपनी आउटलेट्स तक? तो सप्लाई करने के लिए क्या चीज यूज करते हो? व्हीकल्स। तो व्हीकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, साथ में गुड्स और सर्विसेज। मतलब अब अगर मैं सर्विसेज देने के लिए मैं भी कहीं जाऊंगा, तो भाई मुझे भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना। तो वो भी जिस ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैं अपनी गाड़ी पर इधर आता हूँ, तो गाड़ी मेरा ऐसी नहीं है क्या? जब तक इधर नहीं आऊंगा तो क्या मैं सर्विसेज दे सकता हूँ अपनी? तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं टीचिंग को गाड़ी पे लोड की और वो मैंने कस्टमर तक पहुंचा दी, ये लो भाई कस्टमर तक देकर आओ, ऐसा नहीं है। मतलब खुद पर्सन का आना। फिर यहां पर देखें, फॉर रेंटल टू अदर्स, क्या चीज रेंट पे दी जा सकती है? बिल्डिंग रेंट पे, इवन कि आपकी गाड़ी रेंट पे दी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्डिंग की कर रहे हैं। आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग होती है ना, वो मोस्टली रेंट पर होती है। अदरवाइज अगर आपके पास एक नॉन करंट एसेट बिल्डिंग, आपका एक घर है और वो आपने रेंट पर दिया हुआ है, आपको इनकम मिल रही है वहां से, आपका वो नॉन करंट एसेट है। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, मतलब एक ऑफिस में जाओ तो उस ऑफिस में आपको कौन कौन से ऐसे नॉन करंट एसेट नजर आएंगे? उनके लैपटॉप, फर्नीचर, टेबल चेयर्स वगैरह जो रखी हुई होंगी, और AC वगैरह लगे हुए होंगे, फैन लगे हुए होंगे, तो ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर देखें क्या कहता है, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नॉन करंट एसिड बनता ही उसी टाइम पर है जब 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए उसको यूज किया जाए, अदरवाइज करंट एसिड है। कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड ही यूटिलाइज हो गया है तो करंट एसिड, अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट एसिड। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होगा। तो पीपीई के लिए अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन करें, तो आपने क्या कहना है? property, plant and equipment are tangible items that are held for use in production or supply of goods or services, and for rental to others and for administrative purposes। और एंड में आपने बता देना है and are expected to be used more than वन पीरियड। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, फिर वो कहता है कि आपने डिस्टिंग्विश करना है पीपीई को, किस चीज से डिस्टिंग्विश करना है? कहते हैं इंटेंजिबल एसेट से डिस्टिंग्विश करना। पीपीई में टेंजिबल एसेट्स हैं
जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको टच किया जा सकता है। इंटेंजिबल्स क्या हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। एसिड्स हैं हमारे, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको टच नहीं किया जा सकता। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपको ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिस पोर्टल के थ्रू, वो हमारा इंटेंजिबल एसिड है। किसी भी बिजनेस का ब्रांड नेम उसका इंटेंजिबल एसिड है, तो अपने नाम से पहचाना जाता है। किसी भी इवन के टीचर का ब्रांड नेम, वो उसका इंटेंजिबल एसिड है, उसकी पहचान उसका इंटेंजिबल एसिड के तौर पे रिकॉर्ड होगी। लेकिन ये इसके साथ कभी भी IS-16 डील नहीं, इसके साथ डील करता है IAS-38 इंटेंजिबल्स, और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, कहते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क वगैरह जो आप लोगों के होती हैं, patents, software, intangibles, assets do not have physical substance and therefore are classified and presented separately, although they are also, अब देखें, ये भी होते नॉन करंट एसिड्स हैं, मतलब इनमें वो सारी खूबियां मौजूद हैं। क्या? कि बिजनेस में यूज हो रहे होते हैं। क्या? आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, इनकी भी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। मतलब नॉन करंट एसिड के क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं ये भी, लेकिन हम लोग इनको पीपीई का पार्ट नहीं बनाते। एंड और ऑफन वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशंस, intangibles acid are accounted for under out of syllabus, got it? तो अब इस बात को इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मैंने जो टाइम इन्वेस्ट कर दिया ये इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अगर आप इन फजूल चीजों को बार बार पढ़ने बैठ गए ना, और हमने 2-4 मिनट जाय कर दोगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। फिर आओ इधर इन्वेंट्री। अभी हम लोगों ने बात कर दी, देखिए भाई, इन्वेंट्री और एसिड्स का ताल्लुक किसी भी कभी भी इस बात से नहीं है कि छोटी चीजें हैं तो इन्वेंट्री, बड़ी चीजें हैं तो एसिड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए ये एसी मेरा एसिड है, लेकिन जिससे मैंने परचेज किया है उसके लिए एसिड नहीं है, उसके लिए इन्वेंट्री था। जिससे मैंने परचेज किया उसने खुद अपनी शॉप में एसी लगाया हुआ था, तो वो उसके लिए एसिड है, लेकिन जो उसने फॉर सेल रखा हुआ है, मतलब इसका जो पॉइंट है वो है कि आप इसको यूज करते हो या आप इसको सेल करते हो। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी चीज को सेल कर रहे हो, तो वो आपकी हमेशा इन्वेंट्री क्लासिफाई होगी, वो आपका एसिड नहीं है। चाहे उसकी लाइफ ज्यादा हो, चाहे वो बेपनाह बेनिफिट दे रही हो, चाहे वो एक बड़ी चीज हो, हमें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर हम लोगों ने उसको अपने यूजेज के लिए रखा हुआ है तो एसिड क्लासिफाई हो जाएगा। अब मैंने जो गाड़ी परचेज की वो मेरे लिए मेरा एसिड है, लेकिन मैंने जिससे गाड़ी परचेज की शोरूम वालों से, उनके लिए वो गाड़ी इन्वेंट्री थी। लेकिन वो शोरूम वाले खुद अपने लिए भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो वो गाड़ियां जो अपने यूज के लिए कर रहे हैं वो उनके लिए उनके एसेट्स हैं। गॉट इट? अब देखें यहाँ पर, although inventory items usually have physical substance, they differ from PPE because they are held for resale in the ordinary course of business. Inventories are accounted for under IS-2 inventories. Any problem? सब बच्चों को बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी FAR 1 इसी तरह लेके चलेंगे, और इसका एक एक वर्ड आपके फिंगर टिप पर होगा। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाए और आप कहें कि हमने तो पढ़ी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस वजह से एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, आप नहीं आएंगे, मेरा लेक्चर चलता रहेगा, आपका नुकसान है। मैं आपकी खातिर अपना लेक्चर नहीं मिस करने वाला, लेकिन अगर मैं नहीं आया ना, आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं आया आपका लेक्चर नहीं चल सकता। तो आपका आना बहुत जरूरी है। आप मुझ पे डिपेंड करते हैं, मैं आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। मेरी क्लास में अगर किसी दिन एक भी बच्चा आके बैठ गया ना, मेरा लेक्चर इसी तरह से चलेगा, मैंने बाकियों का इंतजार नहीं करना। तो ये आप पे डिपेंड, और ना ही मैंने अपना लेक्चर दोबारा से उसकी खातिर रिपीट करना है। इन केस कभी कोई मजबूरी बन जाती है, तो पहले तो कोशिश करो कि क्लासेस में आओ। नहीं आ पा रहे, लेक्चर कवर करके जरूर आना। अपने दोस्तों से पूछो, मुझसे पूछ लो कि भैया आज क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट करके आओ। अगले दिन आके ब्लैंक नहीं बैठ जाना कि हम नहीं आए थे तो होम असाइनमेंट भी नहीं है और हमने लेक्चर भी नहीं किया, ऐसा नहीं करना। तो डुअल नुकसान नहीं करना। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट उसने जस्ट इस चीज को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग machines, those machines are inventory items and are not classified as PPE. However, the plant and machinery used to produce the machines for sale in PPE for sale is PPE। क्या कहता है कि देखिए भाई मशीनरी में ही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, सेल एंड परचेज मशीनरी की कर रहा हूं। तो कहते हैं जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं ना वो आपकी इन्वेंट्री है, वो पीपीई नहीं बन सकती। लेकिन मैंने उन मशीनों को कैसे बनाया होगा, इस तरह बन जा, और वो बन गए। ऐसे ही है, या उन मशीनों को बनाने के लिए भी मैंने कुछ मशीनें यूज की होंगी, तो वो जो मशीनें मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे पास पीपीई का पार्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, देयर कॉर्पोरेट ऑफिसेज आर पीपीई बट द हाउस दे सेल और इन्वेंटरी। अब अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी याद होना, सेम यही चीजें हम लोगों ने पीआरसी में पढ़ी, चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट। ऑलराइट, लेकिन भाई यहां पर बैठे हुए मैं ये बात नहीं कहूंगा कि आप लोग पीआरसी में पढ़ कर आए। मैं क्या पढ़ा रहा हूं तो क्या के लिए मैं आपको जीरो से ही पढ़ा, ओके। चाहे वो चीज आपको पहले से आती है नहीं आती, हाँ ये अलग बात है, उस पर टाइम थोड़ा सा कम लगेगा हमारा, क्योंकि आपने थोड़ा पढ़ा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन। अच्छा, रिकॉग्निशन के लिए देखें, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, ये लग गई कंडीशन। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था इनिशियल रिकॉग्निशन, याद आया? उसके लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनिशियली पीपीई इज रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। तो इसने भी वही बात की है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आप लोगों ने कॉस्ट जाकर रिकॉग्नाइज करनी है एज एन एसेट। लेकिन उसने बताया कि कब करनी है, अब कंडीशन बताई है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब मैं कब जाकर अपना एसेट रिकॉर्ड करूं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको कहता है दो कंडीशन, और ये बातें आपने हमेशा याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है IS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, क्या IS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, IS रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर PPE, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ IS 16। तो आप लोगों ने ना बेसिकली ये दो पॉइंट्स बताने होंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये 2 पॉइंट्स अब आपके फिंगर टिप्स पर, क्या? When it is probable that future economic benefits will flow to the entity। मतलब नॉन करंट एसिड्स का पर्पस क्या होता है? यूज करना, उससे बेनिफिट्स लेना, फ्यूचर के बेनिफिट्स। एम आई राइट? तो जब आपको पता हो कि उस चीज ने अब आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देने हैं, तब आप लोग उसको अपने एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके पास एक घर है, बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका नॉन करंट एसेट है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या आप उसको रेंट पर दे सकते हो? क्या आप खुद उसमें जाके रह सकते हो? क्या आपको उससे बेनिफिट मिल रहे हैं? आप लोग उसको अपना नॉन करंट एसेट इस तरह से पीपीई का पार्ट नहीं बनाओ, आप उसको पीपीई का पार्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपको उसमें से बेनिफिट नहीं मिल रहे। बात क्लियर? दूसरी बात, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब उसने क्या कहा था कि जब भी पीपीई रिकॉर्ड करो, हमेशा कौन सी वैल्यू पे करो? तो एटलीस्ट कॉस्ट का पता तो होना चाहिए। तो जब कॉस्ट का पता ही नहीं होगा तो रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करूंगा? तो कॉस्ट कब मेजर होगी? क्या मैं अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की कॉस्ट मेजर कर सकता हूं? नहीं भाई, कंप्लीट होगी तो कॉस्ट मेजर कर पाऊंगा ना, कि टोटल उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी है मेरी। ऑल राइट, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में कौन से 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए? When it is probable that future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably। All right? अच्छा, उसके बाद ये जो बाकी बातें हैं ये जस्ट वन टाइम आप लोगों ने रीड करनी है, जल्दी से जरा इसको रीड कीजिएगा। सिर्फ ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, बाकी जस्ट रीड कर लें वन। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात थी ना, वो हमारे पास स्पेयर पार्ट से रेलिवेंट। आप लोग देखें कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी एसिड वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी की ही बात करें,
कि अगर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी होगा ना, तो हमने ना उसके लिए कुछ ना कुछ नट बोल्ट्स बेल्ट्स वगैरह अपने पास रखे हुए होंगे। क्यों? हमें पता है कि इसके नट बोल्ट्स टूट जाते हैं, इसके बेल्ट टूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है हम उस टाइम पे मार्केट भागते फिरेंगे, तो हम लोग उनको जाके चेंज कर लेते हैं। अब वो जो नट बोल्ट्स बेल्ट्स वगैरह छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, वो जब तक यूज ना करें, हमारा करंट एसेट्स है, वो स्पेयर पार्ट्स जब तक यूज ना करें वो हमारा करंट एसेट्स है। और इन केस यूज हो जाते हैं तो जिस साल यूज होंगे उस साल के एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई मेजर स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई हैं, तो वो आप लोग नॉन करंट एसेट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये बात यहां पर बताई गई थी। फिर ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पीपी के लिए क्या कहा गया था कि हम लोगों ने ना यूज करना है, हेल्ड फॉर यूज, पर्पस कुछ भी हो सकता है, हेल्ड फॉर यूज। और दूसरी क्या बात बताई गई थी कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एम आई राइट? आपके पास एक स्टेपलर मौजूद है, आपके पास आपका कैलकुलेटर मौजूद है। अब ये ऐसी चीजें हैं कि आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, हो रही है क्या इनकी लाइफ एक साल से ज्यादा नहीं है, तो अगर देखा जाए तो ये मेरा नॉन करंट एसिड्स है। लेकिन क्योंकि इनकी वैल्यू कम है, तो स्टैंडर्ड ने मना किया है कि ऐसी चीजों को आप लोगों ने कभी भी नॉन करंट एसिड का पार्ट नहीं बनाना। और ऐसी चीजों को कहा जाता है जिनकी वैल्यू कम हो, इमैटेरियल आइटम। इन्हें क्या कहते हैं? इमैटेरियल आइटम कहते हैं कि इमैटेरियल आइटम्स आपके नॉन करंट एसिड्स का पार्ट नहीं बनेंगे। एज अ प्रैक्टिकल expedient, immaterial items are not recognized as even if they meet the definition criteria. For example, staplers and I hope कि ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को। Next one is measurement at recognition। पहली चीज क्या थी? अब देखें थोड़ा सा ना इसको डिस्टिंग्विश करते जाएं। पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया, आपको बताया व्हाट इज पीपी, देन उसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया। कहते हैं कि कब आपने किसी भी एसिड को अपना एसिड कंसीडर करना है, उसको रिकॉग्नाइज कब करना है, अपना कब बनाना है। कहते हैं उसके लिए दो चीजें देख लेना, व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अच्छा कोशिश करें, मैं ये चीजें बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब आप बोलो, आप खामोशी से ना बैठो। हमेशा आपके माइंड में उसी टाइम फिट होंगी जब आप अपनी जुबान से उनको कहोगे। तो जब मैं बोल रहा होता हूं तो शर्माने शुरू की भी कोई जरूरत नहीं है। शर्म गेट के बाहर छोड़ कर आओ, अगर आपने FR1 को अच्छे तरीके से करना है। बाद में वापसी पे जरूरत हो तो लेते जाइएगा, वरना आपको जिंदगी में जरूरत नहीं होती। चल अब इधर है। और अब उसने क्या कहा है? कहते जब आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये आपका एसिड है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दे रहा है, आप उसकी कॉस्ट को भी मेजर कर सकते हैं, तो कहता है उस टाइम पर उसकी मेजरमेंट क्या करनी है। तो कहते हैं PPR इनिशियली रिकॉर्डेड एट, तो कहते हैं कि स्टार्ट में आपने इसको कॉस्ट के साथ रिकॉर्ड करना। ऑलराइट, अब आपको वो बता रहा है कि कॉस्ट से क्या मुराद है। अब इजीली अगर देखा जाए ना, तो आपके लिए कॉस्ट मतलब जो चीज जितने में हम लोगों ने परचेज की वो कॉस्ट ऑफ दैट, ऐसा है ना? तो यहां पर भी ऐसा ही है। लेकिन उसने फिर भी डिफाइन किया चीजों को। कहते हैं सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जो चीज जितने में परचेज कर, कहते हैं आपने इस कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें लेकर आनी है। तो सबसे पहले ना वो कॉस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। कॉस्ट क्या है? मैं कोई भी चीज परचेज करने जाऊंगा ना नॉन करंट एसेट, मेरे पास डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या? सबसे पहली चीज, सपोज दैट मैं ये अपना मोबाइल परचेज करने गया, मैं शॉप पे गया, अब ये भी तो एक नॉन करंट एसेट ही है ना। अब मैं गया शॉप पर, उन्होंने कहा 50,000 रुपए का मोबाइल है, मैंने कैश पे किया, मोबाइल उठाया, आ गया। ये मोबाइल कितने का? ये इसकी कॉस्ट है क्या, जो मैंने कैश पे किया। ऑलराइट, दूसरा उसने कहा कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश, और कैश, कैश इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? मैं शॉप पे गया, मैंने मोबाइल परचेज करना था, मैंने मोबाइल परचेज किया, उसने कहा कितने का, मैंने कहा 50, उसने
50,000 रुपए का ये मुझे मोबाइल बताया, मैंने 50,000 रुपए का चेक बनाया, उसको चेक दिया और मैं वापस आ गया। क्या मैंने कैश पे किया? मैंने कैश इक्विवेलेंट पे किया। मतलब मैं कोई ऐसी चीज दूं जो उस 50,000 के इक्वल हो। मैं बॉन्ड भी जाके दे सकता हूँ, बॉन्ड भी लीगल करेंसी के तौर पे यूज होते हैं कि अगर आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, कोई बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं, आपने चेक दे दिया। चेक हम इसलिए कहते हैं कि मोस्टली बच्चे इस चीज को जानते होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास बॉन्ड्स हैं तो वो भी कैश के तौर पे यूज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं कैश के तौर पर जाके यूज हो जाएंगे। आप वो दें तो आप मोबाइल परचेज करके ले आए। तो मैंने कैश तो नहीं दिया, मैंने कैश इक्विवेलेंट दिया। कैश, अब देखो, एक चेक मैं अगर उसके ऊपर 100 रुपया लिखता हूं तो वो 100 का बन जाता है, मैं 1000 लिखता हूं तो 1000 का बन जाता है, मैं 50,000 लिखता हूं 50,000 का बन जाता है। मैंने कितने का लिख के दिया? तो मेरे बैंक अकाउंट से कितना पैसा जाएगा? तो कितना है, किसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी मुझे? तो कहते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये कॉस्ट ऑफ द एसेट है। अच्छा, बात जहां पे खत्म नहीं हुई। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, कहता है एंड। अब ये वाली जो बात है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर लगना है। और वो क्या है? कहता है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। क्या कहता है? ये पुराना मोबाइल मेरे पास मौजूद है, मैंने चेंज करना था, मैं मार्केट में गया, मैंने एक नया मोबाइल परचेज। नया मोबाइल है 80,000 रुपए का, नया मोबाइल है 80। मैंने जब ये मोबाइल परचेज किया था ना, उस टाइम पे ये 50,000 रुपए का था। क्या आज भी ये 50,000 रुपए का है? नहीं। तो मैं मार्केट में देखूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो वो जो मार्केट में इसकी वैल्यू होगी ना, से दैट उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए। इस मोबाइल की जो जो मेरा पुराना मोबाइल है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी? 30,000 रुपए। अब एक सिचुएशन क्या थी, मैं किसी और शॉपकीपर के पास जाता, उसके पास पहले ये जाके सेल करता, उससे 30,000 रुपए लेता, फिर दूसरे शॉपकीपर के पास जाता, उससे नया मोबाइल परचेज करता, तो उसको कितने पैसे देता? 80,000 रुपए। क्लियर? फिर तो मैंने कैश ही पे किया है ना। हम बात कर रहे हैं कि न्यू एसिड की कॉस्ट क्या होगी। तो न्यू एसिड की कॉस्ट तो जितना कैश पे कर रहा हूं उतनी कॉस्ट है। बात क्लियर? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जिससे न्यू एसिड परचेज कर रहा हूं ना, मैं पुराना एसिड भी उसी को दे रहा हूं। मैं जिससे नया मोबाइल परचेज कर रहा हूं, मैं पुराना मोबाइल उसी को दे रहा हूं। अब क्या हुआ, मैंने उसे कहा नया मोबाइल, कैश पे लेता तो 80,000 रुपए का था। मैंने उसे कहा कि भाई मैंने ये पुराना मोबाइल भी देना है। उसने कहा कि अगर आप ये पुराना मोबाइल मुझे देना चाहते हैं तो साथ में 50,000 रुपये और दे दें। मेरी सिचुएशन कंडीशन समझ आ गई होगी। 50,000 रुपये मैंने कैश पे किया, साथ में अपना पुराना मोबाइल दिया। तो कहते हैं कि पुराना मोबाइल कितने में गया? तो कहते हैं कि पुराना मोबाइल की फेयर मार्केट वैल्यू देख, क्वेश्चन में गिवन होगी, पुराने मोबाइल की फेयर मार्केट वैल्यू देखना और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसिड गिवन अप, मतलब जो एसिड आप दे रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, आप जो एसिड एक्वायर कर रहे हो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अब देखो, मैंने तो साल में कैश भी पे किया है, तो अब इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ द एसिड गिवन अप, नहीं, प्लस कैश पे। तो फेयर वैल्यू कितनी? 30। कैश कितना पे किया? 50। टोटल कितना? तो न्यू एसिड की कॉस्ट 80,000 हो। गॉट इट? अब अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पे एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन। किस चीज के लिए वो अदर कंसीडरेशन दोगे? क्या कैश या कैश इक्विवेलेंट क्यों दे रहे हो? टू एक्वायर द एसेट और फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। बात क्लियर? अब देखो, अब उसने ना कॉस्ट को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन उस कॉस्ट को ना मजीद जरा ओपन कर रहे हैं। इस कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं, कि कॉस्ट में क्या क्या चीज शामिल होगी। Cost of an item of PPE consists of
अब ये वो चीजें हैं जो इसका पार्ट बने। एक जरा रीड कीजिएगा इसको। अब आपके पास ना एक तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया, लेकिन इसी से ही ना न्यूमेरिकल पोर्शन बन जाएगा। इससे ऐसी हजारों चीजें आपको दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा डिटरमिन करें कॉस्ट ऑफ पीपीई। अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी है। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास उसकी परचेज प्राइस, मतलब वो जो इनवॉइस हमारे पास बन रही होती है, सप्लायर को क्या अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो क्या टैग के ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई है, प्राइस टैग के ऊपर क्या वैल्यू है, उसे हम लोग कहते हैं उस एसिड की। देखिए भाई, परचेज प्राइस तो हर हाल में आएगी, लेकिन इस परचेज प्राइस की ना थोड़ी सी की जाती है एडजस्ट। अब आप लोगों को याद होगा कि आपने ना डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ा था। डिस्काउंट दो टाइप के थे आप लोगों के पास, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड परचेज प्राइस में से अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आप लोगों ने इसमें से लेस कर देना। किसी किस्म के कोई डिस्काउंट्स वगैरह हैं तो वो आप लोगों ने इसमें से लेस कर देने हैं। एंड रीबेट्स हैव बीन डिडक्टेड। अच्छा, यहां पे उसने कहा है कि हमेशा लेस करना, लेकिन एग्जाम में कुछ सिचुएशन ऐसी होगी भाई, आपने ये याद रखने हैं कि अगर आपके पास ये परचेज प्राइस है फुल तो डिस्काउंट लेस हो जाएंगे, कोई रिबेट्स हैं तो अगर इसमें पहले से शामिल हैं तो डिडक्ट होंगे, लेकिन कोई चीज अगर पहले से शामिल ही नहीं है तो उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इग्नोर होती है। ऑलराइट, मतलब ऐसा नहीं है कि रिबेट्स आपने हमेशा ही डिडक्ट करनी है, नहीं। पहले से अगर परचेज प्राइस का हिस्सा ही नहीं है तो उसको डिडक्ट करने की जरूरत भी नहीं, फिर सिंपली इग्नोर कर देना है। जो चीज पहले से शामिल हो और आपने शामिल ना करनी हो तो आप लोगों ने लेस करना है। जैसे परचेज प्राइस में डिस्काउंट अभी शामिल होता है, फुल प्राइस होती है, उसमें से डिस्काउंट लेस कर दो। रिबेट से क्या मुराद होता है? रिबेट से मुराद होता है रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस आर नोन एज रीबेट्स अकाउंटिंग टर्म्स के मुताबिक। वैसे टैक्स में आप लोग जाके पढ़ोगे इसको, लेकिन यहां पर आपने क्या कहना है, ऐसे टैक्स जो नॉन करंट एसेट को परचेज करते हुए मैंने पे किए, लेकिन इन फ्यूचर वो टैक्स मुझे रिफंड हो जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे टैक्सेस आपने पे किए जैसा कि इंपोर्ट ड्यूटीज, आपने बाहर से कोई अपना नॉन करंट एसिड मंगवाया, उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, कोई कस्टम ड्यूटीज वगैरह हैं, ये वो हैं जो आपको कभी भी रिफंड नहीं होने वाले, ये होते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बने। ऑलराइट, अब देखें क्या चीज डिडक्ट करनी है आप लोगों ने, डिस्काउंट्स एंड एंड प्लस करना है इसमें। क्या प्लस करना है? नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इंपोर्ट टैक्सेस एंड सेल टैक्स। सेल टैक्स आपका हमेशा नॉन रिफंडेबल टैक्स, और अगर इनकम टैक्स आ जाए तो रिफंडेबल आ जाए। बात क्लियर? बाकी टैक्स में जाकर आप लोग पढ़ोगे सेल टैक्स और इनकम टैक्स के बाद। किसी को कोई डाउट? अच्छा, पहली एडजस्टमेंट क्या? परचेज प्राइस उठाओगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दोगे, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, साथ में अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह हैं तो वो भी आपने ऐड कर देनी है। लेकिन अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो डू नथिंग, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया टोटल में तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपली इग्नोर कर दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब इससे रेलिवेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? सिंपल इज दैट कि अगर उस नॉन करंट एसेट को परचेज ना करते तो वो आपको एक्सपेंस भी ना करना पड़ता। ऐसे एक्सपेंसेस जो उस नॉन करंट एसेट को परचेज करने से रिलेट कर होते थे तो कहलाएंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, और इनसे इग्नोर किया जा सकता था, इनसे बचा जा सकता था अगर उस नॉन करंट एसेट को परचेज ना कर। अब देखो, मैंने नॉन करंट एसेट परचेज ही नहीं किया, क्या मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी?
लेकिन अगर मैं नॉन करंट एसिड परचेज कर लूं तो उसको अपने घर या ऑफिस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। अब जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है तो उस एसिड की लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे मुझे। अगर मैं ना परचेज करता तो क्या ये पड़ते? नहीं, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। मैंने अपना एक नॉन करंट एसिड परचेज किया, जितने भी नॉन करंट एसिड होते हैं ना उनकी हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, अपने नाम ट्रांसफर करवाए। इवन कि आप एक छोटा सा बाइक भी लेते हो तो क्या अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाते? गाड़ी लोगे अपने नाम पे तो प्लांट एंड मशीनरी भी नाम पे ट्रांसफर होते हैं। इनके ऊपर प्रोफेशनल फी पे की जाती है, इनके ऊपर लीगल चार्जेस पे किए जाते हैं। तो अगर मैं परचेज ना करता तो क्या ये लीगल चार्जेस प्रोफेशनल फी में पे करता? नहीं, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा ये। गॉट इट? ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना आप लोगों ने। ऑलराइट। अच्छा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने क्या कहा, कहते हैं हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, किस चीज के? टू ब्रिंग द एसिड to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। ये सेंटेंस इंशाल्लाह बार बार पढ़कर आपको वैसे याद हो जाता है। ओके, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई आपका हर वो एक्सपेंस जो आप लोगों ने उस एसिड को अपनी लोकेशन तक लाने के लिए, सबसे पहली बात आ रही है लोकेशन, ब्रिंग द एसिड टू द लोकेशन। कौन सी लोकेशन? जो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने चाहिए हो कि हमें ये एसिड यहां पर चाहिए। ओके, मतलब पहले से डिसाइड कर लो कि ये एसिड अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये एसिड आपको घर पे चाहिए या ऑफिस पे चाहिए, ऑफिस में चाहिए तो कौन सी फैक्ट्री में चाहिए, ये सारा आप पहले से डिसाइड कर। जब मतलब उस लोकेशन तक पहुंचने के सारे एक्सपेंसेस, उसमें कौन से एक्सपेंस आपके आ जाएंगे? लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, किसी किस्म के कोई रास्ते में जैसे टूल टैक्स वगैरह होते हैं, तो इस किस्म के आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो टैक्सेस वगैरह, वो आप लोगों इन्हें ऑक्ट्रॉय चार्जेस भी कहते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। साथ में रास्ते में ना हम लोग अक्सर आप लोग देखें कि जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं ना तो टूल टैक्स हमें पे करना पड़ता है, उसे कहा जाता है ऑक्ट्रॉय चार्जेस, चुंगी टैक्स, ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ऑक्ट्रॉय चार्जेस हमेशा कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। ऑलराइट, अब देखो अगर वो ऐसे ना मंगवाता, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती, ना वो चूंकि टैक्स पे करना पड़ता, तो क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ना हो गया? तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कहते हैं। और लोकेशन के बाद देखिए बात खत्म नहीं हुई, उसने लोकेशन के बाद क्या कहा? एंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? उसको ऑपरेट करने की कंडीशन। अब सपोज मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं कि भाई आप एक एसी परचेज करके ले आए मार्केट में, वो आपको एसी मिला है 1.5 लाख रुपए का। गुड, एसी परचेज करते ही आपको ठंडी ठंडी हवाएं कूलिंग फील होना शुरू हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए लगा हुआ है भाई। नहीं, क्या करना पड़ेगा? वहीं पे उसको ऑन कर लेंगे। नहीं, पहले लोकेशन पे लेके आओ, अपने घर लेकर आओ, घर मुफ्त में आ जाएगा। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस लगे, तभी लगाओ। लेकिन अब ये लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस आउट नहीं होगी, ये कॉस्ट ऑफ एसी का पार्ट बनेगी। फिर दूसरी बात कि जब आपके घर में पहुंच गया तब उस टाइम पे कूलिंग करना शुरू कर देगा, जिस रूम में रखोगे वही रूम ठंडा हो जाएगा। ऐसा ही है? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो ऑपरेट कर सके। अब उसको उस ऑपरेटिंग कंडीशन में लेकर आओ तो क्या करना पड़ेगा? उसकी इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन बुलवाएंगे, उसकी इंस्टॉलेशन करवाएंगे। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो तब क्या उस कंडीशन में आ नहीं जाएगा कि अवेलेबल फॉर यूज है? एम आई राइट? अच्छा, जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है ना एसिड,
तब तक के तमाम तर एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होते हैं, एक्सपेंस और नहीं। मेरी बात समझ गए? अच्छा, अब वो एसी लगा के चला गया, उसने टेस्टिंग भी कर ली, बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, एक हफ्ते तक ठीक काम करता रहा, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसमें कोई खराबी पैदा हुई और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिशियन को दोबारा बुलवाया, उसने 2000 रुपये मजीद चार्ज कर दिए, तो क्या अब ये कैपिटलाइज होंगे? अब नहीं होंगे। तो इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस, इनिशियल इंस्टॉलेशन चार्जेस, इनिशियल लोकेशन के चार्जेस वो कैपिटलाइज होंगे, लेकिन अगर बार बार आप ये एक्सपेंस करेंगे तो वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। मेरी बात समझ गए? साथ में जब बात हो रही थी ना लोकेशन की, तो लोकेशन में जब आप लोग लेकर आते हैं ना, तो अक्सर आप अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवाते हैं। उस लोकेशन तक लाने की जो इंश्योरेंस होती है ना, उसे कहा जाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी। जबकि जब आपका प्लांट एंड मशीनरी लग जाता है तो आपके बिजनेस की भी एक इंश्योरेंस होती है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी की एनुअल इंश्योरेंस होती है, आपके बिजनेस की एनुअल इंश्योरेंस हो रही है। तो जब भी बात आ जाए ना किसी भी पीरियड की कोई कॉस्ट, तो हमेशा एक्सपेंस आउट हो। पीरियोडिक कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट। पीरियोडिक कॉस्ट एनुअल इंश्योरेंस, तो क्या ये एक पीरियड को नहीं डिफाइन कर रही? पीरियड ऑफ 12 मंथ, उसके बाद आपको दोबारा से रिपीट करनी है ये कॉस्ट, तो ये इंश्योरेंस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, ये हमेशा एक्सपेंस। लेकिन अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का वर्ड यूज कर रहा है, तब आपने उसको कैपिटलाइज करना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, हम कहते हैं दीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड, अब ये सारी बातें मैं आपको वैसे बता चुका हूं, एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट्स, द कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड assembly cost, testing cost and professional fees such as architect and surveyors fee, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां तक आप लोगों ने अच्छे से बस रिवाइज करके आ जाना है। उसके अलावा अभी के लिए आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, जितना पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ के आइएगा। ऑलराइट, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।